नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में बहुत बुरी तरह से हारी और बड़ी मुश्किल से उनको मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि तय नियमों के अनुसार जो संविधान में प्रोविजन है उसके अनुसार टोटल सीट का 10% यानी 243 के अगेंस्ट 200 उसका 10% 24 होता है, तो 24 पॉइंट समथिंग होता है, तो 25 सीट मिलने पर होता है और उतना ही सीट एग्जैक्टली मिलता हुआ दिख रहा है। आरजेडी के वोट परसेंटेज में मैंने कई एक वीडियो में बताया कि इनका वोटिंग परसेंटेज 95 के बाद कभी भी 24-25% से पार नहीं किया है। उस लिहाजे इनको लगभग उतना ही वोट मिला है जितना इनको मिलता रहा है। इनको वोट मिला है लगभग 1,15,00,000 16 लाख, लगभग 15,10,000 के आसपास मान लीजिए, तो यानी 1,15,00,000 वोट और लगभग 23% का वोट इनको मिला है। पहले भी इतना ही मिलता रहा है। सीटें इनकी इसलिए कम हुई कि महागठबंधन का टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स बहुत बढ़ गया। मतलब आप यूं समझें कि बीजेपी का 20, जदयू का लगभग 20-40% यही हो गया और एलजेपी का लगभग 5%, तो 45-46% के आसपास हो गया, इसलिए इतना बड़ा बहुमत मिला। आरजेडी की हार क्यों हुई? तमाम वादे, इतनी सारी रैलियां, इतनी सारी घोषणाएं, ताबड़तोड़ सोशल मीडिया का कैंपेन, इस सब के बावजूद आरजेडी का इतना डिसमल परफॉर्मेंस कुछ चीज की ओर इशारा करता है। रेदर विपक्ष का ही, इंडिया गठबंधन का ही या महागठबंधन जो कह लीजिए, उसका हार जाना ये कुछ चीज की ओर इशारा करता है। पहला इशारा तो ये करता है कि चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा यह चुनाव, मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि ये 10,000 रुपया घूस देकर जो लगभग 90 लाख वोट खरीदे गए वही परिणामों में दिख रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसने इसके अलावा भी महागठबंधन को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। खास करके आरजेडी जो आज भी सबसे ज्यादा वोट लाकर अपना पहचान बनाती है, लगभग 1,15,00,000 वोट और लगभग 23% शेयर वोट में। आरजेडी का इतिहास आप सब लोग जानते हैं कि जब चारा घोटाला के बाद लालू जी को जेल जाने की नौबत आई तो जनता दल टूट गया आरजेडी में और एक जदयू में, वहां से इनकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे लालू जी जो गरीबों के नेता थे, बाद में पिछड़ों के नेता हो गए, उसके बाद फिर यादव और मुस्लिम के नेता हो गए, बाद में ये आरजेडी के यादव और मुस्लिम के नेता हो गए, ऐसा प्रशांत किशोर कहते रहे। देखिए, किसी भी पार्टी में जो निरंतरता से ग्रोथ होता है, पॉलिटिकल पार्टी की बात मैं कह रहा हूं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो उस पार्टी को निरंतर ग्रो कराने में मदद करती है। पहला चीज, उस संगठन में क्या निरंतर नए रक्त का प्रवाह हो रहा है। कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई है? कांग्रेस की दुर्गति इसलिए हुई कि उसमें बहुत दिनों तक या रेदर अभी तक भी नए रक्त का प्रवाह उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। आप कुछ भी कर लीजिए, उस पार्टी में आप राहुल गांधी का स्थान नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार आरजेडी में आप कुछ भी कर लीजिए, आप तेजस्वी का स्थान नहीं ले सकते हैं। तो नए रक्त का प्रवाह से मेरा मतलब ये है, और यह भी है कि नए रक्त के प्रवाह से मेरा दूसरा मतलब है कि एक जो गवर्निंग बॉडी होता है किसी भी पार्टी का, जो एक इनर कोर ग्रुप होता है, उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, तो उसमें नए रक्त के प्रवाह का बंद होना। दूसरा चीज, पार्टी का नेतृत्व जो भी करता है उसमें कुछ चीजों का समावेश होना ये बहुत जरूरी होता है। उसमें एक चीज होता है कंसिस्टेंसी, कि आप निरंतरता से उन चीजों को कर रहे हैं या नहीं। आप राहुल गांधी के बारे में अक्सर लोग बताते हैं कि ही इज अ वेरी गुड मैन बट ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी ए पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, हीट एंड रन, आए छुट्टी मनाए चले गए, समथिंग लाइक दिस। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुण को समझना चाहें तो आप ये समझें कि भारतीय जनता पार्टी
एक चुनाव से निकलने के बाद ठीक अगले दिन से ही दूसरे चुनाव के मोड में आ जाती, और उनका संगठन, उनका नेतृत्व, उनका पूरा जो जिसको हम कार्यकर्ता बोलते हैं, वह उसकी ट्रेनिंग, उसका मोटिवेशन, उसका ग्रीवांस का रिड्रेसल, उसका संवाद, ये सब लगातार चलता रहता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन इन जनरल और आरजेडी में इन पर्टिकुलर ये चीज हो रही है? क्या यहाँ निरंतर संवाद होता है? वर्कर्स, इनके वोटर्स, इनके क्योंकि वो एक दो तीन चीज समझिए, एक होता है सिंपैथाइजर्स, एक होता है सपोर्टर्स, एक होता है वर्कर्स। तो सिंपैथाइजर हो सकता है कि वो वर्कर न भी हो, और जो वर्कर होता है वह हो सकता है कि लीडर न भी हो। तो ये जो सिंपैथाइजर, सपोर्टर और वर्कर की हायरार्की होते, इसका संवाद होता है क्या निरंतरता में? जब इलेक्शन की घोषणा हो जाए या इलेक्शन की घोषणा होने वाली हो, तब ये कार्यक्रम हो, तो उसका फिर वो वही प्रभाव होता है जो अक्सर होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आपके नेतृत्व के साए में या आपके नेतृत्व के ऑरा में क्या इतनी विशालता है कि वो डाइवर्स ओपिनियन को भी समावेश करता हो? मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप इसको ऐसा समझिए कि आरजेडी और कांग्रेस में एक समानता है कि आरजेडी के हार का कारण भी कांग्रेस ही है और कांग्रेस के हार का कारण भी आरजेडी ही है। लेकिन आरजेडी के बिना कांग्रेस यहाँ जिंदा नहीं रह सकती है, और कांग्रेस के बिना आरजेडी का भी आगे बढ़ना मुश्किल है। इस दोनों में अजीब संबंध स्थापित हो गया है। ये अन्योन्याश्रय बने, इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, इट इज ए नेसेसरी इविल, अमरलता वाली है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आप देख लीजिए कि कांग्रेस को 6 सीट आना, इनका स्ट्राइक रेट कितना, कितनी सीटें इनको मिली। पिछली बार भी ये सरकार बनाते बनाते इन्हीं वजहों से रह गए, और इस बार भी डिसमल परफॉर्मेंस जो हुआ इन्हीं कारणों से हुआ। लेकिन अगर इनको ये सीट नहीं देंगे, जैसा इस बार हुआ, बार्गेनिंग में खूब खेल हुआ और 8 या 10 जगह पर तो फ्रेंडली फाइट हो गई, तो फ्रेंडली फाइट ने चीजों को खराब किया। ठीक इसके ठीक उलट एनडीए में सीटों की शेयरिंग बहुत एकाध अपवाद को छोड़कर के बहुत सीमलेसली हो गई और बहुत टाइमली हुई। आरजेडी में सीटों का बंटवारा का यह आलम था कि कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, और या रेदर आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, और आज 10 बजे कैंडिडेट्स को टिकट मिल रहा है। तो ये पूरा कंफ्यूजन का माहौल था, किसी से किसी को कोई संवाद नहीं। इनके इनर कोटरी में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर गए हैं जिन्होंने तेजस्वी के इमेज को बहुत डेंट किया है और बहुत ही अजब अजब की अफवाहें बाजार में फैलाई है। देखिए होता क्या है ना कि एक रूल है, उसको बोलते हैं जिम रॉन रूल। जिम रॉन बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े थिंकर थे, एंटरप्रेन्योर भी थे। उन्होंने एक रूल दिया, उसको बोलते हैं जिम रॉन रूल। वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक क्षमता का पता लगाना हो तो उसके इर्द गिर्द जो 5 लोग रहते हैं उसका एवरेज आप निकाल लीजिए, यानी मैन इज नोन बाय हिज एसोसिएशन। तो आप किस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं? क्या वैसे लोगों के साथ बैठते हैं जो आपकी हर बात में हाँ कह रहा है? क्या आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो आइडिया देने के नाम पर कुछ यूटोपियन और अनइम्प्लीमेंटेबल सजेशंस देते हैं? जैसे अन्य चीजों के अलावा जो डेंट किया इनको, ये हर घर नौकरी देने का जो संकल्प पत्र आया, अब एक थंब रूल कहता है कि जैसे मान लीजिए कि 2,74,00,000 परिवार यहाँ हैं। मोटे तौर पर मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि लगभग 2 करोड़ परिवार जो है वो ऐसा है जिसके परिवार में कोई नौकरी नहीं है। तो यानी 2 करोड़ परिवार को आप नौकरी दीजिएगा। अगर 30,000 रुपया भी महीने का पड़ेगा तो आप जोड़ करके समझ लीजिए कि लगभग 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और ये बात लोगों को तुरंत समझ में आ गई क्योंकि कैलकुलेशन है। अगर कोई 30,000 रुपया महीना 2 करोड़ लोगों को दिया जाए और 12 महीना दिया जाए तो ये आंकड़ा तो आराम से निकल जाएगा। बिहार का बजट ही 3.25 लाख करोड़ है। तो ये लोगों को बात समझ में आ गई और लोगों को लगा कि ये
ऐसी बातें कह रहे हैं जो संभव ही नहीं है, या फिर ये लोगों को एक तरह से बेफूल करने की बात हो रही है, झांसा देने की बात हो रही है। जीविका दीदियों के बारे में जो घोषणा हुआ उसमें काफ़ी देर हो गया, तब तक 10,000 रुपये का खेल चल चुका था। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये सब कारण बहुत बड़ा कारण नहीं है। कारण अब उनके नेतृत्व के स्वीकार्यता का भी उठने लगे, और ये उठना शुरू हो जाएगा। अब उनके पार्टी में ही उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता की बात उठनी शुरू हो जाएगी। 5 साल का समय बहुत ज़्यादा भी होता है और बहुत कम भी होता है। लोकतंत्र में ऐसे न जाने कितने इंस्टेंसेस आए कि पार्टियां और लोग हारते हैं, लेकिन फिर वो उठते हैं, क्योंकि कहता है कि हार का स्वीकार जीत का शुरुआत होता है। आप याद कीजिए मिसेस इंदिरा गांधी को, इमरजेंसी के बाद खत्म हो गई, फिर लौट के आई। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कि कैसे 2004 का जो चुनाव प्रीमैच्योर कराया गया, प्रमोद महाजन जी फिर वो चुनाव हारे। उसके बाद से फिर आडवाणी जी के नेतृत्व में, फिर मोदी जी के नेतृत्व में आया, और कैसे वो लोग बाउंस बैक किए। लेकिन ये तभी होगा जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इस केस में आरजेडी को ईमानदारी से इस पर विचार करना होगा, और इस विचार विमर्श के प्रक्रिया में चाटुकारिता और मीडियोक्रिटी को बाहर रखना होगा। दुर्भाग्य से अगर किसी पार्टी में नेतृत्व को अपनी प्रशंसा में मजा आने लगता है, तो वो फिर वहीं से उस अच्छे सलाह के प्रवाह पर रोक लग जाता है। क्योंकि अगर कोई सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन का लीडर्स को ये समझ में आ जाए कि अच्छी बात बोल देना जो कड़वा ही होगा, सामान्यतः हमारे नेता को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो नहीं बोलेगा और वो नासुर बनना शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य से ये भाजपा में भी होना शुरू हो गया है। तो कहता ही है कि जिन कारणों से किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी पार्टी की, इवन किसी देश का उत्थान होता है, अक्सर वही कारण उसके पतन का भी होता है। तो ये तो वहां भी शुरू होगा। लेकिन कहते हैं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। तो अब आज जो सफल है वो सफल है, आज जो असफल है वो असफल है। तो आरजेडी के पराभव, आरजेडी के पराजय के पीछे जो कारण है वो, उसको खोजना को बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बशर्ते इसको खोजने के लिए इस पार्टी को ईमानदारी से प्रयास करना होगा, नए रक्त का प्रवाह इनकरेज करना होगा। जो चाटुकार सलाहकार हैं, जिनको किसी चीज की समझ नहीं है, उनसे बचना होगा, हटाना होगा। सलाहकार नए लोगों को भी लाना होगा। थर्ड, यस मैन का जो संस्कृति है, इसको डिस्करेज करना होगा। और चौथा, एक्सेसिबिलिटी यानी उपलब्धता, उसको सुनिश्चित कराना होगा। रही बात अब इनके जो वोटर्स हैं, मुख्य रूप से अभी भी मुस्लिम और यादव ही दिखाई पड़े। हालांकि इस बार यादव का वोट भी कटा है, अगर नहीं कटा होता तो दानापुर में रामकृपाल यादव जी नहीं जीते होते। मुस्लिम का वोट भी बहुत जबरदस्त इसमें सेंधमारी हुई है, हरास हुआ है, वोटर्स में इरोजन हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सीमांचल में एमआईएम को 5 सीट नहीं मिल रही होती। तो ये सारी चीजें बता रही है। एमआईएम, जहां तक हमको स्मरण आ रहा है, मैंने निकाला लगभग 10 सीट ऐसे हैं जहां पर उसने सब्सटैंशियल वोट्स लाए हैं। तो ये बता रहा है कि मुस्लिमों के वोट में भी हरास हुआ है। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि अगर यह एज ए पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी ने इन सभी चीजों को फिगर आउट करके, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करके उसको रेक्टिफाई नहीं किया, तो जो समाजशास्त्र बताता है वो ये बताता है, कोई भी कौम नेतृत्व विहीन नहीं रहता है, वो नेतृत्व की तलाश करता है। और अगर यह समाज या इनके जो वोटर्स हैं, इसने किसी नए नेतृत्व की तलाश करना शुरू कर दिया है, तो उसी दिन इस पार्टी का विघटन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा, समाप्ति की प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। और ऐसे इतिहास में कई एग्जाम्पल, ऐसे राजा रजवाड़ा भी है। जो राजा बहुत कमजोर हो जाता है, जो नेतृत्व नहीं दे पाता है, तो उसकी जो प्रजा है या तो बगल के किसी राज्य के साथ एलिजियंस कर लेती है या वहां अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर लेती है। ये हर युग में होता रहा है और हर युग में होता रहेगा। पहले ये राजतंत्र में होता था, उसके बाद ब्रिटिश के समय में होना शुरू हुआ, और उसके बाद प्रजातंत्र में भी होता है।
ये हर युग की सच्चाई है, तो इसलिए इस युग की भी सच्चाई रहेगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।